हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। नहीं गया तो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लो, बाकी सब्जेक्ट का पढ़ाई चालू रखो। ठीक है। फिजिक्स का पेपर वैसे भी बच्चों को तकलीफ ही जाता है। ठीक है। लेकिन इस बार का पेपर जितना मैंने चेक किया काफ़ी इजी लगा मेरे को, तो लास्ट ईयर के पेपर से तो काफ़ी इजी लगा। लास्ट ईयर अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत कम बच्चों को ना अबो 90 के ऊपर स्कोर आया था। इस बार बहुत चांसेस है कि बच्चों को आउट ऑफ 100, 98, 97 इतना स्कोर भी आ सकता है। पेपर कंपेरेटिवली इजी था। ठीक है। तो मैं फटाफट से सेक्शन का आंसर दे देता हूं आपको। पहले तो एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, मेरे पास जो पेपर भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग एक सेकंड। हाँ, ये रहा पहला एमसीक्यू बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। बहुत आसान एमसीक्यू थे इस बार के, बहुत आसान एमसीक्यू थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है हमें डिस्क का, दैट इज हाफ एम आर का स्क्वायर। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है, दैट इज सरफेस टेंशन मतलब होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स मतलब होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मतलब होता है केजी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो आंसर इज m1 l की पावर 0 t की पावर -2। तो देखो कौन सा ऑप्शन में बैठता है। मतलब एमसीक्यूज तो काफी इजी थे, जरा डरने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। देन द फेज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज इन अ स्टेशनरी वेव। देखो थर्ड देख लेते हैं। मान लो कि ये वेव है, ये स्टेशनरी वेव है, इसको बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे नोड। चलो मान लो कि मुझे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो बच्चों समझो, जब यहां से वेव स्टार्ट होता है ना तुम्हारा, और यहां पे एंड होता है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा। यहां से लेके यहां तक जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई का। ठीक है। अगर इसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा, यानी कि हाफ, 2 पाई का हाफ क्या हो जाएगा, पाई। अब इसका और हाफ अगर कर दूं तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, दैट इज पाई बाय 2। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना आएगा आंसर यहाँ पे, पाई बाय 2। ठीक है। इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो एमसीक्यूज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार इजी थे। लास्ट ईयर को तो एमसीक्यू भी टफ थे अच्छे खासे। नेक्स्ट एमसीक्यू मुझे दिखाई दे रहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये किसकी डेफिनेशन है पहले मुझे ये बताओ। ये तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। ठीक है, हमारे सिविल एकेडमी के बच्चे काफी डर के थे, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अगर सवाल आ गया तो कैसे सॉल्व करूंगा। लो आ गया सवाल, टेंशन ही खत्म पूरा। ठीक है, इजी क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, काफी टेंशन में थे तुम लोग। देखो कैसा होता है ना, जब तक अपने पास पेपर नहीं आता ना तब तक अपन बहुत पैनिक में रहते हैं। जैसे पेपर हो गया होगा आपको इतना तो रियलाइज हुआ होगा यार कि यार पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, या जितना टेंशन हमने लिया लाइफ में, जितना टेंशन हमने फिजिक्स को लेकर लिया था उतना पेपर टफ ही नहीं था। और ऐसा ही आपके साथ नीट में होगा, मैं लिख के देता हूँ। ऐसा ही आपके साथ जेई के सेकंड अटेम्प्ट में होगा, ऐसे आपके साथ सीईटी के अटेम्प्ट में होगा। हम पढ़ते बहुत है, डरते बहुत है, लेकिन पेपर वास्तविक में बहुत ईजी होता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा। नेक्स्ट तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। क्या करना पड़ता है बताओ। एक गैल्वानोमीटर को मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये जो तुम्हारा गैल्वानोमीटर है इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस डालना होता है। ठीक है, और ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए और पैरेलल में होनी चाहिए। तो इसका आंसर देख लो उस हिसाब से क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए उस हिसाब से स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है ढंग से, एक सेकंड। हाँ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। हमेशा याद रखना, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है तुम्हारा वो कुछ बनता है HF माइनस HF थ्रेशोल्ड। अब उसने क्या किया, इसको डबल कर दिया। डबल करने से काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी एग्जैक्टली डबल नहीं होती, पहली बात तो ये समझो, वो उससे थोड़ी बियॉन्ड होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मैं स्टैंडर्ड आंसर लिख लूंगा ये क्वेश्चन का कि एनर्जी जो है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली डबल नहीं होती है, वो डबल द इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूं एक बार क्या है। सेम ऑन द इनिशियल वैल्यू, ये नहीं होगा। 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, नहीं।
मोर देन द इनिशियल वैल्यू, मोर देन डबल द इनिशियल वैल्यू, ये होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम, द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम, द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 एम्पियर टू 10 एम्पियर। कितना एम्पियर, कहां से कहा, 50 एम्पियर टू वॉट 10 एम्पियर चेंज हुआ बोलती इन टाइम 0.1 सेकंड। ठीक है, EMI का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस भी दिया आपको, कितना है 20 हेनरी। देन द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे रे, E इक्वल्स टू L di/dt से, तो लगाओ ना यहाँ पे, L कितना दिया आपको 20, di मतलब चेंज इन करंट, मैग्नीट्यूड लो सी 50 में से 40 10 गए 40, और टाइम कितना है 0.1, ये कितना आएगा 8, ये 8000 आएगा, 8000 आंसर। सही है, तो देख लो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेता है वो। मेरे पास अभी तक पेपर का ये नहीं है, बस ये किसने तो भी मेरे को PDF भेज दिया बना के। 8000 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन IX मतलब 8 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज, जैसे सेकंड पेंडुलम मुझे दिखाई दिया, मैंने सोचे समझे टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम कितना लिखना चाहिए, मैंने बताऊं 2 सेकंड। कितना लिखना चाहिए 2 सेकंड। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है विच इज 2 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। पहले मुझे रिकॉर्डिंग देखने तो चालू है क्या भाई, सही से चालू है ना सब, हाँ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम दिया है 2 सेकंड, व्हेन इट इज मतलब x की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है वेलोसिटी, कैसे निकालोगे वेलोसिटी बच्चों, सिंपल। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T इज 2 सेकंड। एम्पलीट्यूड कितना दिया है तुमको 10 का स्क्वायर 100 माइनस x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना होगा पाई अंडर रूट, ये 84 नहीं 64 मतलब 8, यानी कि 8 पाई। ये आंसर देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का। इजी था भाई, बहुत इजी था, तुम लोग तो ये बहुत लकी हो। हमारी जो बैच थी 2013 में, मुझे याद है हमारे टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मेरी बैच से पहले पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग होते थे। फिजिक्स का पेपर 1 अलग से होता था, फिजिक्स का पेपर 2 अलग से होता था, 40-40 मार्क का। सोचो कितना फायदेशीर होगा। लेकिन मेरी बैच जैसी आई, पनौती लगा दिया हमने, हमारी बैच थी वो, जिनके कारण ये पनौती लगी थी। और मुझे अच्छे से याद है कि वही टाइम से 70 मार्क का पेपर स्टार्ट हुआ, 3 घंटे का, पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन। ये हमारी बैच थी 2013 की। और वो टाइम पे आंदोलन भी हुए थे बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम पे पेपर जो था फिजिक्स का वो काफ़ी डिफिकल्ट था। आज के डेट का जो पेपर था आप देख लेना 2013 का पेपर, वो टाइम के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट था। बहुत ज़्यादा आर्टिकल आए थे पेपर में, लोगों ने मतलब आंदोलन वगैरह किया था कि भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिले, कुछ नहीं, सबको जितने मिलने थे उतने ही मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यार कोई MCQ मेरे से छूट गया क्या, ज़रा देख लो। यहाँ पे आखिरी का ही MCQ मुझे दिखाई दे रहा है, 8th नंबर का MCQ हो गया है, और ये 9th नंबर का। 9th नंबर का क्या है, इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड। कोई किसी का भी डिस्टेंस होता है ब्राइट बैंड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहां से उसने वो क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, ये 9th नहीं, ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं मैंने सीक्वेंस तो गलत नहीं लिखा है, जहां तक कि मुझे पता है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही छूटा होगा। तो एक बार आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन छूटा है जरा देख लेना अच्छे से। उसके बाद देखो, द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 1.2 सेंटीमीटर। आपको y1 दिया गया है, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड मतलब n की वैल्यू दी गई है 20। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कुछ चेंज नहीं करना है। डिस्टेंस ऑफ 30th ब्राइट बैंड मतलब n2 की वैल्यू उसने कर दिया है 30th ब्राइट बैंड, वो फाइंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड विल बी, मतलब y2 निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y2 बाय y1, सब कुछ तो सेम है, यानी कि लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n2 बाय n1। तो n2 कितना है, n2 इज 30, n1 कितना है 20। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स ये y1 कितना है रे 1.2। अब इसको गुनो 15 × 1.2 करो जरा,
15 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा? अरे यार, तब तक आप मल्टीप्लिकेशन करो, मैं इसमें रिफिल कर देता हूं। पता नहीं ये कलर कैसा चलेगा, देखना तो मुझे। देखो दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो कितना आएगा? 5 5 10 1 2 3 0 5 1, ये 1.8 आंसर होना चाहिए इसका। कितना आंसर होना चाहिए? 1.8। तो कहा गया क्वेश्चन इसका आंसर होना चाहिए, अरे 1.8 ऑप्शन में दिख नहीं दे रहा मेरे को। 1.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, मतलब सेक्शन ए का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई कितना आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन विच इज टुवर्ड द सेंटर। आपने इतना भी लिख दिया होता कि फोर्स विच इज टुवर्ड द सेंटर, हो गया, जीत गए। 1 मार्क तो देना ही है उसको भाई। 1 मार्क के क्वेश्चन ही इसलिए बनाए जाते हैं कि तुम लोग पास हो, समझे? अगर तुमने इतना भी लिख लिया होता कि टुवर्ड द सेंटर, तुम जीत गए, वहीं पे तुम जीत गए होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। व्हाई डिटर्जेंट पाउडर इज एडेड इन वाटर टू वॉश द क्लॉथ। क्यों ऐड किए जाते हैं बोलते हैं? तो बच्चों इसलिए ऐड किया जाता है, हम डिटर्जेंट इसलिए डालते हैं ताकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो तो मतलब जो भी कपड़े हम धोने की कोशिश करते हैं वो इजीली वॉश आउट हो जाते हैं। सिंपल, यही लिखना था आपने को, ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यार मेरे को ना कुछ जिसने ये पीडीएफ भेजा है ना, बराबर से नहीं भेजा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, देखो वोल्ट मीटर जो होता है एमीटर और रेजिस्टेंस के केस में, एमीटर का रेजिस्टेंस हमें मिनिमम रखना होता है, मिनिमम, और वोल्ट मीटर का मैक्सिमम। ये एक्चुअल आंसर होनी चाहिए, लेकिन उसने वर्ड किया है आइडियल वोल्ट मीटर का, तो आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है और आइडियल एमीटर का 0 होता है। सिंपल, इतना भी आपने लिखा होता, मैक्सिमम या इन्फिनिटी, ये दो भी आंसर लिख लिए होते तो भी आपको कंसिडरेबल मार्क मिल जाते थे। और यहाँ पे आधे मार्क नहीं दे सकते, यहाँ पे पूरे मार्क देना पड़ता। 1 मार्क के क्वेश्चन को आधे मार्क नहीं मिलता, पूरा ही मार्क देना पड़ता। राइट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ये सिंपल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज m क्रॉस b। m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b इज मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे बेटा आप लोग? बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी मतलब होता क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसके ऑर्बिट से, तो उसके लिए एनर्जी जो लगेंगे दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपने इतना भी एक लाइन में लिख लिया होता तो सिंपल इजीली मार्क मिल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये हुआ, हाँ, ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मुझे। व्हाट इज सराउंडिंग इन थर्मोडायनामिक्स। सराउंडिंग क्या होता है? विच इज आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग। अगर आपने छोटे से एक डायग्राम ड्रॉ कर दी होती, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है और सेंटर में बाउंड्री है। सिंपल। तो ये क्वेश्चन इजी थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6वां देख लो। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6वां नहीं, 7वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तेरे को Vs, दैट इज 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे सिंपल फॉर्मूला है ये। काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का किसने पूछा हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला चलता है, हाफ mv²। थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ, छोटा दिमाग मत लगाओ। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है E इंटू Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 10 टू द पावर -19, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? ये 1.5। कितना है ये? 1.5। तो इसको गुनो यार अभी। ठीक है, इसको गुणाकार करो, कितना आएगा? 1.6 इंटू 1.5, 5 सक 30, 5 सक 5 3 8 0 6 1 0 8 14 1 2। तो ये 2.4 आना चाहिए। 10 टू द पावर 19 -19 जूल, ये आंसर होना चाहिए इसका। मतलब इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, उसके बाद 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सिरीज, किती? 5 आणि 10। कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट कॅपॅसिटी। आता खूपच झाले, आता लयच पांचट प्रश्न होता।
ठीक है, दो कैपेसिटर किसमें कनेक्ट किए, सीरीज में है, कितने कितने के, 5 और 10 के। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, इसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट ऐड नहीं करते वो, ऐसा क्रॉस वाला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है 5, C2 कितना है 10, 5 और 10 15, ये 3, 10/3 कितना होगा 3.33 माइक्रोफैरेड। हो गया, मिल गए तुमको 8 मार्क फोकट के। तो 18 मार्क लेना इस बार के पेपर में बहुत आसान था, कोई भी बच्चा मतलब 18 मार्क तो इजीली लेता था और आराम से पास होता था। देखो तुम्हारा पेपर अगर खराब गया होगा तो बुरा मत मानो बच्चों, ज़रा टेंशन मत लो, ये पेपर का फिजिक्स का पेपर वैसे भी हर साल तकलीफ ही देता है, मैंने बताया ना, हमारा टाइम भी प्रॉब्लम था, तुम्हारे टाइम भी प्रॉब्लम अगर है तुमको लगता है तो ये हर साल का ही है, कोई नई बात नहीं है, फिजिक्स वैसे ही बदनाम है। ओके चलो, इजी पे याद तो भी बदनाम है वो, सर फिजिक्स डिफिकल्टी है बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में आता हूं मैं, अब सेक्शन बी में आता हूं, सेक्शन बी, सेक्शन बी क्या कहता है सेक्शन बी, मुझे देखने दो। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम बाय हीटिंग इट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू होता है, ये कैसे वैरी होगा बच्चों, डेल्टा यू सिंपल डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। चलो टेम्परेचर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो भी तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होता है ये रैंडम मोशन में रहते हैं, तो ये रैंडम मोशन और डिसऑर्डर के कारण ये इंटरनल एनर्जी आती है। अगर आप इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। फिर डिपेंड करता है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, देखो दो प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा यू होता है आपका 3/2 nRT, ठीक है, डेल्टा यू हो सकता है आपका 5/2 nRT। अब ये 3/2 किसके लिए और 5/2 किसके लिए, अगर आपके पास डायटोमिक गैस है तो 5/2 nRT और मोनोएटॉमिक है तो 3/2 nRT। बस इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना था आप लोगों को डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के बाद, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस न्यूमेरिकल का मैं सॉल्यूशन दूंगा, मगर इजी क्वेश्चन था ये भी। सेकंड, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे दिखाई देता था, जरा सोचो। स्फेरिकल वेवफ्रंट में आपको सब ड्रॉ करना होता था, जैसे कि ये आपको एक सोर्स ड्रॉ करना होता था। क्वेश्चन नंबर मेरे गलत हो रहे करें, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो यहाँ पे एक सोर्स होता, सोर्स के कारण ये प्राइमरी वेवफ्रंट जनरेट होता, उसके बाद में सेकेंडरी वेवफ्रंट ड्रॉ करने के लिए हमें देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना पड़ता, ये सेकेंडरी वेवलेट्स, याद है क्या ये डायग्राम। तो अगर आपने डायग्राम वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर दी तो अब जाके आपको कुछ मार्क्स मिले होते। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना था ये डायग्राम को स्फेरिकल वेवफ्रंट वाले, तो कोई बात नहीं, होता है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, 5वां क्वेश्चन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। मैग्नेटाइजेशन को मैं लेटर आई से डिनोट करता हूँ। मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होता है रे, एम्पियर पर मीटर। उस हिसाब से इसका डायमेंशन निकाल लो, दैट इज इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l की पावर -1 t की पावर 0 एम्पियर की पावर +1। सिंपल इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ भाई, इसका कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है रे, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचओ। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, d2x अपॉन dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0, हे लिहायचं होतं बा, एवढं सोपं। हे ते मी तुम्हाला 10 वेळा सांगितलं असं किंवा हे पाठ करून जा, एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम दोनों 10 बार बताऊंगा मैंने कि याद करके जाना। एसएचएम चैप्टर इजी है, उसके न्यूमेरिकल भी इजी है, ठीक है। तुम लोगों ने पता नहीं वो किया कि नहीं सॉल्व, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लिखना था बस तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को, न्यूमेरिकल रहा तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल देख लो, कुछ तो गैल्वेनोमीटर से न्यूमेरिकल दिख रहा है। अ गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओहम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया आपको 30 ओहम। उसके बाद इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब होता है बच्चों IG। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है IG, दैट इज 20 माइक्रो एम्पेयर मतलब, हाँ मैं पूरा लिखता हूँ लगे तो अच्छे से, माइक्रो मतलब 20 × 10⁻⁻⁶ एम्पेयर।
मुझे लगा मिली एम्पेयर है, नहीं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, कुठर गेला रे बा प्रश्न। व्हाट इज द रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू हैव कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, टू हैव के बाद नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। टू हैव ए रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट, टू हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट। तो ये क्या फाइंड करना है हमें, जब मैं गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो जो रेजिस्टेंस लगता है एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई जी माइनस जी। ये वोल्टेज कितना है 10, आई जी कितना है ये 20, 10 to the power -6। इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा रे। माइनस कैपिटल जी कितना है 30। ये तो बहुत लंबा जाएगा आंसर, पर इसको आप पे मैं छोड़ दूं क्या, इसको बस सिंपल सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। ये बहुत लंबा जाएगा, सब्ट्रैक्शन अगर करूंगा मैं तो ही मैं, अगर मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। चलो 10 × 10 to the power 6 अपॉन 20 माइनस 30, एक सेकंड, ये कट गया। 1/2 मतलब 0.5 होगा, 0.5 × 10 to the power 6 माइनस 30। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 5, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, कहीं मेरी वैल्यू तो कुछ हुई नहीं। आई जी कितना दिया है 20 ही दिया है, तो मैंने 20 ले लिया था इसको। वी कितना दिया है 10 दिया है, सही है। और ये जी की वैल्यू 30, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा जाएगा, इसको सॉल्व करने में बैठो तो मैं, तो 5 × 10 to the power 5 माइनस 30, ये पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। 4 और एक 5, इसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा। तो करो, ये आएगा कुछ 4099 और एक 9 30 70। अरे यार, ये आंसर आएगा इसका लंबा सा, ये आंसर इतना आना चाहिए। एक सेकंड, और ये रजिस्टर था तो दिस इज ओहम। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लो, मेरा काम है बस फॉर्मूला सही से बताना, कैलकुलेशन आप कर लो। मिस्टेक भी हो सकती है मेरी कभी कभी, और जनरली होती है कैलकुलेशन करते समय। नेक्स्ट इसका आंसर आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे यार, इसने भेजा ही नहीं। इसका 7वां नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, 8वां तो क्वेश्चन भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये बायोट सावर्ट लॉ कुछ तो पूछा है इसने। बायोट सावर्ट लॉ थ्योरेटिकल पॉइंट है, और हर साल वो बायोट सावर्ट लॉ पे एक डेफिनेशन तो आती है। बायोट सावर्ट लॉ या फिर एम्पेयर्स लॉ, दो में से एक पे तो आता ही आता है। तो ये बायोट सावर्ट लॉ को क्या लिख सकते थे तुम, कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डिविंग एट ए पॉइंट आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज μ0 अपॉन 4π I dl साइन थीटा अपॉन वॉट r²। अगर इतना भी लिख के आए होते ना तुम लोग, और μ0 क्या है, I क्या है, dl क्या है, साइन थीटा क्या है, r क्या है, इतना भी लिखा होता ना, तो भी 2 मार्क मिलते रहे तुम लोगों को, मालूम क्या। इतना इजी क्वेश्चन था। चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन भी थे ना, हमें कोई भी 8 सॉल्व करने थे तो आप कोई भी 8 सॉल्व कर सकते थे। तो व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, इसका ड्रॉ सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल ही ड्रॉ करना था, ठीक है। तो ये भी तो क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं मैं, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूं थोड़ा। 10वें नंबर पे एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 60 मीटर फ्लाइज हॉरिजेंटली। ये यार मालूम क्या, ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, सेम न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा वैल्यूज अलग अलग थी, लेकिन ये सेम न्यूमेरिकल लास्ट टाइम भी पूछा गया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया इस बार, मतलब थोड़ा डिफरेंट था, वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इस बार भी उन्होंने सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ ही लिया EMI से। मुझे कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, पर कोई बात नहीं। तो लेंथ दिया गया है फ्लाइंग कॉप्टर की, दैट इज 60 मीटर, ओके कोई बात नहीं, 60 मीटर। इन अ मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, दैट इज 6 10 to the power -5 टेस्ला। स्पीड भी दिया गया है, दैट इज 500 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कैलकुलेट द EMF इंड्यूस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। EMF इज BLV, ठीक है। B कितना है 6 10 to the power -5। लेंथ L इज 60। यूनिट कन्वर्जन बराबर से देखना, सब SI में होना चाहिए। और वेलोसिटी कितना है 500। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 36 36 1 0 10 to the power -5 इंटू 500। 36 इंटू 5 होता है 1.8। कितना होता है 36 इंटू 5 मतलब होता है 180 होगा, सॉरी 180। 36 इंटू 5 180, 1 0 2 0 3 0 कट गए, 10 to the power -2, मतलब ये आना चाहिए 1.8 वोल्ट। इतना आंसर आना चाहिए 1.8 वोल्ट के आसपास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम
स्पीड ऑफ ए व्हीकल मूविंग अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अब इसमें तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन हुआ होगा सर कौन सी वी मैक्स निकालूं, वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला निकालो आर जी म्यू माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा, क्या निकालो, तो उसमें बच्चों म्यू दिया है क्या, नहीं, और 2 मार्क के लिए इतना डिफिकल्ट पूछेंगे क्या, नहीं, तो सिंपल आपको ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये म्यू आर जी, याद है क्या फॉर्मूला, अंडर रूट म्यू आर जी। कैसे निकाला था 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको अगर 2 मार्क के लिए लिखना था तो आपको हॉरिजॉन्टल रोड लेना था। हॉरिजॉन्टल रोड पे एक कार दिखानी थी, कार का वजन नीचे दैट इज mg, इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, किधर गया तुम्हारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, ठीक है, और यहां से देखो n इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं mg, ठीक है, म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं mg, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r, mm कट गया तो यहां से म्यू इक्वल्स टू, सिंपल इजी क्वेश्चन तो था भैया, 2 मार्क के लिए पूछ लिया, चलो कोई ना, होप सो कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखो ज़्यादा टेंशन मत लो बोर्ड्स का पेपर का, बोर्ड्स के मार्क देखो उतने भी मैटर नहीं करते, अगर आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो ही मैटर करेंगे, वो भी कुछ ही जगह पे, हर बार एचएससी बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर आप एमबीए करने जाओगे ना तब जाके आपको लगेगा कि यार मेरे बोर्ड के मार्क्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ एमबीए में काम आते हैं उसके मार्क्स। और कुछ कंपनीज होती है जो क्राइटेरिया डालती है कि भाई बोर्ड में 80 का ऊपर ही होना चाहिए, बोर्ड में अबव 75 होना चाहिए, तब आपको देखना पड़ता है, और उसमें भी ओवरऑल मार्क्स पूछते हैं, आपको सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स नहीं पूछेंगे, तो आप डरो मत, ओवरऑल मार्क्स अगर आपके 80 अबव आ गए, 70 के अबव आ गए, 75 के अबव आ गए, जीत गए तुम, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया दिया गया है मुझे 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर का, उसके बाद वेलोसिटी दी गई है कुछ, तो भी काय का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बस मैं डेटा लिखते जा रहा हूँ। फोर्स दिया गया है तुम्हें 0.5 न्यूटन, उसके बाद क्या दिया गया है रे, व्हेन इट रेस्ट ऑन थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन, अच्छा ये तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, थिकनेस दी गई है हमें दैट इज 0.5 10 टू द पावर -3 मीटर है कि mm है, सब चलो सब डेटा दिया है उन्होंने। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n निकालना है, तो इजी क्वेश्चन है भैया, जो मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें से ये क्वेश्चन है ये, तो F इक्वल्स टू n a dv बाई dx, इससे जाना था और n निकालना था, तो एकदम इजी क्वेश्चन था, घटिया सा सवाल पूछ लिया उन्होंने। चलो देखो जरा, फोर्स की वैल्यू दी गई है आपको 0.5 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया कितना दिया है 10 टू द पावर -2, उसके बाद dv मतलब ये वेलोसिटी 3 10 टू द पावर -2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये dx मतलब होता है थिकनेस दैट इज 0.5 10 टू द पावर -3, इसको रीअरेंज करो अभी सिंपल, सो n इज 0.5 10 टू द पावर -3 अपॉन, इसको रीअरेंज ले लो 10 टू द पावर -2 3 10 टू द पावर -2, ठीक है, तो ये कितना होगा 5 5 25 25 0.25 अपॉन में 3 इंटू ये कितना है 10 टू द पावर -3 -4 प्लस 4 दैट इज 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.5/3। एक बार कैलकुलेशन आप भी देख लेना, 5 5 25 मतलब 2.2.5 अपॉन में 3 कुछ बचता है क्या, ठीक है, मैंने सॉल्व तो कर लिया है, इनकेस अगर कुछ मिस्टेक होती है मेरे कैलकुलेशन में तो आप जरा देख लेना बेटा। कन्वर्जन कुछ नहीं था, हमें एक भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है, देख लो इसको आप सॉल्व करते बैठना, कितना आ जाएंगे 0.8 समथिंग आ जाएगा, 0.8 समथिंग आसपास आ जाएगा, 0.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा रे, न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर, ओके। चलो तो ये सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया अपन ने, अब सेक्शन सी और सेक्शन डी को देखते हैं। 13 हमारा चल रहा था, देख लो 13 में क्या दिया है, टू ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, दैट इज f1 दिया गया है 320 और f2 दिया गया है विच इज 340 हर्ट्ज में, ठीक है, आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव्स, ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी हमेशा 340 ही होती है, लाए करती है 330 और 340 के बीच में साउंड की वेलोसिटी, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स, तो सिंपल, अब मुझे बताओ v इक्वल्स टू क्या होता है लैम्बडा टाइम्स f, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होगा v बाय f, तो हमें 2 वेवलेंथ का क्या करना था, डिफरेंस फाइंड करना था, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम,
तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 करूँ कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 करूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, ठीक है। मतलब मुझे करना पड़ेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, सही है। अरे यार एक सेकंड यार, ये फिर से कुछ तकलीफ दे रहा है, पेन खत्म हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट चौक ले लेता हूँ मैं, सेकंड वाला चौक ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा इज वी बाय F1 माइनस वी बाय F2, वी बाय वॉट F2। तो v को कॉमन निकाल दो, v इज 340, 1 अपॉन F1 कितना है, F1 इज 320 माइनस 340। बस इसको सॉल्व कर देना बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 340 मल्टीप्लाइड बाय इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा 20 अपॉन 320 मल्टीप्लाइड बाय 340, 340 है ना, हाँ सही है। ये तो कट गया, ये 0 हो गया, ये 16 हो गया, तो आंसर इज 1/16। ये हो गई तुम्हारी वेवलेंथ का डिफरेंस, ये आएगा आंसर 1/16, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन दिखाई दे शायद से। कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है, रुक जाओ, एटम न्यूक्लियर में आ गया है। व्हेन इट जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। अरे ये तो बोहर पोस्टुलेट्स पे क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं मैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है शायद से, हाँ। इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो मुझे बता एंगुलर मोमेंटम L इज NH/2π। क्या ये फॉर्मूला याद है तुम्हें, हाँ। इसको कहते हैं बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। तो उसने वही पूछा है हमें। अब उसने क्या पूछा है, जरा उस क्वेश्चन पे आते, कहां से कहां जंप किया मुझे एक बार फिर से पढ़ने दो। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू, कहां से कहां पे किया उसने, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया इन अ हाइड्रोजन एटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L2 माइनस L1। L2 इज दिस N2, चलो दोनों में कॉमन क्या है, H/2π, तो H/2π मैं बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। N2 माइनस N1, सो यहाँ पे H/2π इन ब्रैकेट, N2 कितना है, N2 इज 1 माइनस 3। चलो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ ना, 3 माइनस 1 करेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस ले लेंगे, तो आंसर कितना होगा, 2 कैंसिल, तो H/π। यह है आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सिंपल। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो ये आना चाहिए था, इस फॉर्मेट से जाना चाहिए था आपको। ओके, एक बार मुझे देखने तो, थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं सही है, यही आंसर आएगा उसका, और कुछ आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे आते हैं, चलो अभी सेक्शन सी पे आते हैं तब तक। सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 15। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 200 टर्न्स। ये EMI का क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं, दैट इज 200 टर्न्स। ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दी गई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। पहले कन्वर्ट कर लो इसको, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कभी भी डेटा को SI में रखो, -1 मीटर, ठीक है। ये R हो गया। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर passes through it. What will be the magnetic field at the center of the coil? क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil due to a solenoid? ये फॉर्मूला है शायद से B इक्वल्स टू μ0I/2r। लेकिन ये एक टर्न के लिए, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कॉइल दिए, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो ये फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ टर्न्स दिए, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब इसका कैलकुलेशन करो, n की वैल्यू दी गई है आपको 200, ठीक है। μ0 की वैल्यू होती है 4π10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू रेडियस कितना है 10⁻⁻1, करंट कितना है बच्चों 0.5, दैट इज 1/2। 0.5 को मैंने 1/2 लिखा है जानबूझ के। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2π, आंसर इज 2π। पावर को एडजस्ट कर लेते, -1 ऊपर जाने के बाद +1, तो -6 +2 -4, -6 +4 बरोबर है, -6 और +2 सही है। हाँ, कुछ बचता है क्या, नहीं ना, चलो ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 6.28 10⁻⁻4। ये आंसर आना चाहिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का इन टेस्ला,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, काफी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पता रहना चाहिए था आपको। अगर फॉर्मूला पता होता तो ये आंसर इसका आ गया होता आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, किधर गया क्वेश्चन, हाँ, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये तो मैंने कितनी बार बताया था आपको कि भाई पहले सबसे इजी चैप्टर जो है वो कौन सा था, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में एक 3-4 मार्क का क्वेश्चन बनता है और उसके डायग्राम इजी है, उसके इक्वेशन इजी है, उसके क्वेश्चन इजी है, तो ये क्वेश्चन इजी चैप्टर था। ठीक है, तो इसको आपको लिखना था बराबर से कि फ्रीक्वेंसी आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, जो भी सेटअप है उसके बारे में पूरा लिखना था। लिखा होता तो आपको मार्क मिल जाएंगे। चलो कोई नहीं। डिफाइन द टर्म करंट गेन एंड करंट गेन अल्फा और बीटा अपने को डिफाइन करना है। जस्ट ए सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ बच्चों। तब तक आप बाकी पेपर देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, अल्फा पूछा है, अल्फा और एक बीटा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, 16 नहीं 17 होगा। अल्फा क्या होता है आपका IC अपॉन IE और बीटा क्या होता है IC अपॉन IB। ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा, IC अपॉन I और IC अपॉन IB। अब मुझे निकालना क्या है, ये तो दिया था उसने क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, करंट गेन, तो ये लिख लिया अपन ने। IC लिखना था आपने को। IC क्या है, I मतलब इमिटर करंट, IC मतलब कलेक्टर करंट, IB मतलब बेस करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। इसको बस थोड़ा और एक्सप्लेन करना था आपको, 3 मार्क के लिए अगर पूछा है तो आपको एक्सप्लेन करना जरूरी था यहाँ पे। उसके बाद क्या पूछा है, 17 क्वेश्चन हो गया ये। 18वें क्वेश्चन में आते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है भाई, 18वां क्वेश्चन क्या है, कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। 18वां क्वेश्चन, अरे 18वां क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। 17 के बाद डायरेक्टली मेरे पास जो आया है, 17 के बाद का तो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा मेरे को तो। चलो कोई नहीं, 17 के बाद मुझे 22 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सीधा। उसके बाद 23 दिखाई दे रहा है। 23 में देख लो, 23 में कुछ न्यूमेरिकल है शायद से, 23 में कुछ न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। 23 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, ओके, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये तो इजी क्वेश्चन था। ये सरफेस एनर्जी जो होता है इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। इसका जो डेरिवेशन है वो आपको लिखना था, सिंपल सा। ठीक है, तो ठीक है, मैं डेरिवेशन तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो क्वेश्चन आपको पूछे उसमें क्या क्या लिखना था वो मैं आपको लग रहा है थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, चलो। और इसके बाद का क्वेश्चन क्या है जरा देखने दो मेरे को, किधर गया रे भाई। उसके बाद दिया व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द गैस, वर्क डन ऑफ द गैस बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 18 के बाद 19 वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.303 nRT log V2 बाय V1। ये आंसर लिखना था। और इसमें ये सब लिखना था कि तुम्हारा जो टेम्परेचर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0, तो इंटरनल एनर्जी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। बस ये सब पॉइंट लिखने थे बेटा, बाकी तो ये पेपर इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था काफ़ी इजी था। उसके बाद मैं जाता हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, किधर गया भाई। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन देख लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। 20 स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है टॉइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ये होता है भाई इक्वेशन। ठीक है, और इसमें नोड और एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस क्या होता है, नोड टू नोड का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2
एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस वही होता है, और एंटी नोड टू एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस होता है λ/2, नोड टू एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस होता है λ/4। ठीक है, बस ये सब पॉइंट आपको लिखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। न्यूमेरिकल देखने दो मुझे, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर तो कुछ नहीं कर सकते, इस पर पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मैं डेरिवेशन वगैरह, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आगे का न्यूमेरिकल देखते, उसके बाद भी मुझे कुछ तो भी डेरिवेशन ही दिखाई दे रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का जो इम्पिडेंस है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये शायद से, क्वेश्चन नंबर 21 है। चलो ठीक है, तो 21 में जो एलसीआर सर्किट, मतलब आपको डायग्राम तो भी एटलीस्ट अच्छे से ड्रॉ करना था। एलसी आर, ये एल, ये आर और ये सी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एसी सप्लाई देते हैं। ये इतनी होगी बेसिक वाली डायग्राम। इसमें आपको फेजर डायग्राम अगर निकालना है तो फेजर डायग्राम निकालते समय 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि चलो ठीक है, फेजर डायग्राम अगर आपने बनाया भी होगा तो पहले आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। दैट इज ये हो गया आपका करंट थ्रू द रजिस्टर जो लैग करेगा, सॉरी जो उसके बाद ये रहेगा आपका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का। उसके बाद इंडक्टर से जब ये करंट फ्लो होएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा विच इज VL, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा दैट इज VR, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा दैट इज VC। तो IR जो होगा या करंट जो होगा, ये जिसको हमने रेफरेंस लिया, ये आपके इंडक्टर के वोल्टेज को लैग करेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज को लीड करेगा, तो ये VC ऐसे आएगा। ये होगी फेजर डायग्राम, और इसका एंड रिजल्ट कुछ ऐसे आना चाहिए था, दैट इज R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन इसको सॉल्व तो ऐसे ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो बाल्मर सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल का जरूर आंसर दूंगा मैं। जरूर देखो इस न्यूमेरिकल को। अ करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज इंटरनली फिल्ड विथ लिथियम। ओके, ये जो आपका टोरॉइड होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। ठीक है, ये टोरॉइड है, थोड़ा इमेजिन कर लो कि डायग्राम मैंने थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं करी है। तो इसके अंदर उसने क्या डाला है, लिथियम। ओके, लिथियम डाला है भाई ने। लिथियम का वैसे भी शॉर्टेज, और उसने कहाँ से डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है, रुक जाओ अभी इसको सॉल्व किया कर मुझे देखने दो। ससेप्टिबिलिटी दिया गया है हमें, हाँ लिथियम की ससेप्टिबिलिटी दी गई है दैट इज 2.1 10 to the power what -5 ये दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन बी फाइंड करना है मुझे। परसेंटेज इंक्रीज इन बी मतलब कैसे फाइंड करोगे, मुझे फाइंड करना पड़ेगा B2 माइनस B1 अपॉन B1, ऐसे फाइंड किया जाता है कोई भी चीज का परसेंटेज अगर मुझे फाइंड करना है तो। ठीक है, अब परसेंटेज इन बी तो फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम ओवर दैट विदाउट इट। ओके, पहले क्या किया उसने, सिंपल एक टोरॉइड लिया। पहले क्या लिया, सिंपल टोरॉइड लिया। ठीक है, ये सिंपल टोरॉइड लिया, इसमें लिथियम कुछ नहीं डाला। तो ये केस में, फर्स्ट केस में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है B = μ0 टाइम्स H। ठीक है, म्यू इज परमेबिलिटी, एज मैग्नेटिक, इसको क्या बोलेंगे, H इज मैग्नेटाइजेशन नहीं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब जब वो लिथियम डालेगा तो लिथियम डालने के बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। कितना टाइम्स बढ़ेगा, तो वो बढ़ता है अराउंड B = μ0 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स H, इतना होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स व्हाट H, तो इतना उसका आंसर आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज B, तो बस वैल्यूज डाल दो, ये वैल्यूज डाल दो। B2 कितना है, B2 कितना है, दैट इज, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आंसर तो आ जाएगा इसका, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किधर गया, ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर तो आ ही जाएगा। B2 क्या लेना पड़ेगा मुझे, ये देखो, जब भी हम किसी
अच्छे मटेरियल को जो मैग्नेटिक को फेवर करता है वो मटेरियल को अगर हम डालते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। हमें ससेप्टिबिलिटी दी गई थी किसी मटेरियल के लिथियम की, उसके डालने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो कितनी बढ़ती है, कितने से बढ़ी, ये रिलेशन से बढ़ती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी मतलब मैं म्यू आर भी लिख सकता था, रिलेटिव परमेबिलिटी, लेकिन वो दिया नहीं था डेटा, तो इससे मुझे जाना पड़ेगा। तो B2 कितना दिया है, B2 इज म्यू 0 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच माइनस B1, B1 कितना है, सिर्फ म्यू नॉट एच। ठीक है, अपॉन B1, B1 इज म्यू नॉट एच, सही है। ठीक है, उसके बाद यहां से म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट एच 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 कैंसिल, क्या बचता है ऊपर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी माइनस 1, तो 1 1 भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ससेप्टिबिलिटी। लेकिन ये जो हमने आंसर निकाला ये परसेंटेज में नहीं निकाला, सिर्फ चेंज इन बी निकाला, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितने दी है, ससेप्टिबिलिटी कितना दिया आपको, दैट इज 2.1 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करने के बाद 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि 2.1 10 टू दी पावर माइनस 3 परसेंटेज में आएगा चेंज। ये इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुझे एक बार देखने दो सब कुछ सही चल रहा है ना। अरे भाई क्या हो गया, हाँ 23 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। 24 पे चलते, देखने दो आगे के क्वेश्चंस क्या है। ट्वेंटी 24 में देख लो क्या कहना है 24 का भाई, ये तो सर्कुलर मोशन पे दिख रहा है। सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 24 की मैं बात कर रहा हूँ, 24 की मैं बात कर रहा हूँ। रेडियस दिया गया आपको सर्कुलर ट्रैक का जो कि कितना है 200 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब थीटा फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विच कैन बी ड्रिवन अलोंग इट, मैक्सिमम स्पीड दिया है दैट इज 25, तो इसका आंसर सिंपल है बच्चों, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, इससे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से टैन थीटा निकालना है तो इसको कर सकते हो, वी स्क्वेयर बाय आर जी इक्वल्स टू टैन थीटा। तो v कितना है 25 का स्क्वायर 625, रेडियस 200 और g की वैल्यू 10 टैन थीटा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा इनवर्स के फॉर्म में लिखना था जो भी लिखना था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी था, 3 मार्क के लिए अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये तो क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था। उसके बाद 25 में दिया है प्रूव द मेयर्स रिलेशन, जो कि इजी है, ये डेरिवेशन होता है सिंपल एक मेयर्स रिलेशन का, तो उसको यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे। अरे भाई क्वेश्चन किधर है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नहीं मिल रहे मेरे को, रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे हम बेटा, 25 तक आ गए थे। हाँ, एक अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को, रुक जाओ 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 रुक जाओ, हाँ शॉर्ट। ये क्वेश्चन देखो, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 है शायद से, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 8 साइन 628.40 ये दिया है। फाइंड द पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सिंपल है, पीक वैल्यू तो यही होगी, ये क्या होगी तुम्हारी पीक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू EP साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दिया है आपको 628.4, ओमेगा मतलब 2 पाई f 628.4, सो f इज 628.4 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई मतलब 6.28, तो ये 100 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया 100 फ्रीक्वेंसी हो गई हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, टाइम की वैल्यू दिया है आपको कुछ 10 मिलीसेकंड, और पूछा गया है टाइम की वैल्यू दी गई है आपको 10 मिलीसेकंड, और क्या पूछा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो t की वैल्यू मुझे क्या डालना पड़ेगा 10 मिलीसेकंड, t की वैल्यू 10 मतलब 10 टू दी पावर -3 यानी कि 10 टू दी पावर -2, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएंगी E इक्वल्स टू 8 साइन
साइन 628 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू 10⁻⁻2 मतलब 6.28, ये आना चाहिए। 6.28 मतलब कितना होगा? 6.28 मतलब 2 पाई होना चाहिए ना। 2 पाई मतलब साइन 2 पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 10 मिलीसेकंड इज व्हाट? 0। ये आंसर होना चाहिए था इसका। 6.28 मतलब ही 2 पाई होता है रे। 6.28 मतलब ही क्या होता है? 2 पाई। सो साइन 2 पाई इज 0। देखने तो मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। मिली दिया है ना, मिली मतलब 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁻², सही है। 6.28 आना चाहिए। 6.28 मतलब 2 पाई होगा, 2 पाई मतलब 0, सिंपल। अगर आपने यही तक भी लिख दिया तो भी चलेगा, अगर ज़्यादा ही आपने सॉल्व कर दिया तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का वो क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ अभी। ये तो हो गया अपना 25 वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये 26 वाला भी हो गया है, चलो ठीक है। तब तक आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं और थोड़ा पानी पीने दो मेरे को भी। हाँ, अब मिल गया मेरे को एक क्वेश्चंस। अब आ जाओ, इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। देख लो, इसमें से अभी 26 तो हो गया कंप्लीट। तो ये पेपर तो काफ़ी इजी लग रहा है मेरे को, ज़्यादा डिफिकल्ट तो कैसे ही नहीं लग रहा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 27। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा आपको। ट्रांसफॉर्मर को आपको लिखना था कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वगैरह आपको लिखना था, बाकी कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन, डिराइव एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, मतलब 4 मार्क के लिए आप इसको अच्छा खासा लिख सकते थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम क्या? अभी तक मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। जो चैप्टर को आप बहुत डर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा होगा ऐसा होगा, ये क्वेश्चन आएंगे, उसके चैप्टर प्रिपेयर नहीं था, लेकिन उस पर से क्वेश्चन ही नहीं बने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 28 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस हैंड, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, डेरिवेशन जो है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कुछ तो भी दिया है ये क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस डिस्टिंग्विश करोगे बच्चों? तो इजी क्वेश्चन है। एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यही सब पॉइंट लिखने थे, ठीक है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यही सब पॉइंट लिखना था हमें। यूनिट लिखना था कि एमीटर का यूनिट जो है करंट का एम्पियर होता है, वोल्ट मीटर में यूनिट जो होता है वोल्टेज का वोल्टेज होता है, सिंपल। अभी 29 में देखो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। 29 में ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शायद से, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। What fraction of total energy is, what fraction of total energy is दिया ही नहीं है। What fraction of total energy is, काइनेटिक एनर्जी होगा शायद से, प्लीज एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना। अगर ऐसा पूछा है उसने what fraction of total energy is काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, मतलब मुझे ये रेशो फाइंड करना है, कितना टोटल एनर्जी का पार्ट तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, ये होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक बार प्लीज क्वेश्चन देख लेना, अगर उसने ये पूछा है काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, तो ये लगेगा। अगर उसने ये पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है, ये तो कट गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए कितना दिया गया है, ए तो एम्पलीट्यूड है, कैसे दिया जाएगा। एक्स दिया गया है 1/3, 1/3 मतलब ए स्क्वायर बाय 9 अपॉन ए स्क्वायर। इसको रीअरेंज करो, अभी इसको रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, 9 माइनस ए दैट इज 8, ए स्क्वायर बाय 9 अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये कट गया, तो
तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 8/9। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज 8/9। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, पॉइंट के फॉर्म में आंसर भी लिख सकते हो। अगर इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप इसको परसेंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, 100% से मल्टीप्लाई करके, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मेरे को ताज्जुब हो रहा है अभी तक न्यूमेरिकल क्यों नहीं आया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ ए नीट नेबल डायग्राम ऑफ फिरिस ब्लैक बॉडी। अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 30 में न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में सेकंड वाला फेरिस ब्लैक बॉडी तो तुम लोग को लिखना था, इजी था वो तो। कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होता है। आरएमएस इज √of 3RT अपॉन मोलर मास, ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसका कंपेयर करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वर्सेस ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। पहले ये समझ लो। टेम्परेचर देख लेते हैं किसका कितना दिया है। टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का टेम्परेचर दिया है 227 डिग्री, मतलब कन्वर्ट करो उसको पहले केल्विन में। 227 + 273 मतलब 300 + 200 500। ठीक है, और O2 का टेम्परेचर कितना होगा, O2 का टेम्परेचर 127 मतलब 300 400। बस कंपैरिजन करो, सिंपल दो, एक फॉर्मूला लगाना है अपने को। यहाँ पे खाली क्या होगा और क्या दिया है, कंपेयर मतलब सिंपल ये VH2 अपॉन VO2। क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी खत्म होने पे आ गया अभी। प्रोपोर्शनैलिटी है आपका टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ O2, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ O2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2। सो टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है, टेम्परेचर ऑफ O2 किसका फोन आ गया भाई, रुक जाओ अभी। तो स्टूडेंट्स का ही फोन आते जा रहा है मेरे को अभी थोड़ा, तो रुक जाओ अभी, पहले इनको सोल्यूशन दे देता हूँ मैं। टेम्परेचर ऑफ H2 कितना दिया है 500, टेम्परेचर ऑफ O2 कितना दिया है 400, मोलर मास ऑफ O2 दिया आपको 32 और यहाँ पे 2। बस इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा, ये 2 0 कट गए, ये हो जाएगा 4 5 चौक 20। तो √20 आ रहा है मेरा आंसर, ये आंसर आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, कोई वैल्यू तो चेंज गलत नहीं किया ना मैंने। टेम्परेचर 500, 227 + 273 कितना होगा, कुछ गलत किया क्या, 273 + 227 कितना होता है, 0 1 10 9 अगेन 1 5 ही तो होता है, 500 और 400 सही है, 32 और 2 ऊपर H2 लिखा है मैंने, H2 का टेम्परेचर 500 400 चाहिए, √20:1 आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब और एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है तो। ठीक है, इसका तब तक मैं रिफिल चेंज कर लेता हूँ बेटा। आखिरी का न्यूमेरिकल मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। अब आया क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जरा देखो क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जितना उनने हवा बना के रखा था तुम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का मैं आंसर देख लेता हूँ। अ स्पेरिकल मेटल बॉल, स्पेरिकल मेटल बॉल, ठीक है, रेडियस दिया गया है इसका, कितना रेडियस दिया गया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, पहले कन्वर्ट करो 15 को, 15 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, रेडियस दिया गया है, सही है। चार्ज दिया गया है इस पर, चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो मतलब 10⁻�6 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 10⁻⁻2, इसको मैं लिख लेता हूँ कैपिटल R, सही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट, यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन 4πε0 R, ये फॉर्मूला है भाई उसका, और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो 1/4πε0 R इज 9 10⁻9, चार्ज इज 2 10⁻⁻6, रेडियस नहीं, हमें किस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, दैट इज 20 10⁻⁻2। तो ये कट गया, ये तो 10 आ जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएंगे 7। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 10⁻9 10⁻⁻7।
-7 मतलब ये कट गया 2, तो ये आ जाएगा 9 10 टू दी पावर 2। इतना आंसर आना चाहिए। इतना क्या आना चाहिए? आंसर आपका आना चाहिए। मेरा कुछ गलत हुआ? हाँ, यहाँ पे आर स्क्वेयर आता है ना रे, यहाँ पे आर स्क्वेयर आएगा, तो यहाँ पे सिंपल, रुक जाओ कैलकुलेशन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, लेकिन है इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे के ऐसे रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी दी है आपको? 2 10 टू दी पावर -6, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 10 टू दी पावर 9। सही है। अपॉन R का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। इसको मैं 0.2 लिख लेता हूँ। चलो 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा। सही है, डायरेक्टली स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, तो ये होगा 0.02। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 2 10 टू द पावर -2। चलो 9 10 टू द पावर, ये कट गया, कितना होगा? -3 10 टू द पावर +3 अपॉन 2 10 टू द पावर -2, तो ये होगा 4.5 10 टू द पावर 5। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, सॉरी होता है मिस्टेक्स कभी कभी। तो एक बार एक क्वेश्चन का आंसर देख लो। क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थे। इनकेस मेरा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं फिर से आपको कहने जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, पेपर खराब गया होगा, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं उतरा होगा तो डोंट वरी, पेपर ईजी था, मार्क आए नहीं आए भाई, इतना टेंशन मत लो। बाकी एग्जाम के पीछे भागो, बाकी टॉपिक के पीछे भागो, बाकी सब्जेक्ट तुमको देना है, पढ़ना है, उसके पीछे भागो। अभी फिलहाल में ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।